हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम ETS 10 के लिए हाजिर हुए हैं। तो ETS 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द करंट द फोटो सेल इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल गलत बात है बच्चों। बताया आपको फोटो सेल या फोटो करंट कभी भी किस पे डिपेंड नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है। सो दिस इज रॉन्ग, right? This is wrong. The photo current increases with the increase in the applied voltage. बिल्कुल सही बात है। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ कैसे आता है आपका? कुछ इस तरह का ग्राफ पड़ता है हमको, तो बिल्कुल सही बात है। The photoelectric current increases with the increasing intensity. ये तो बिल्कुल सही बात है बच्चों। बताया था आपको कि हमको केवल नंबर लाने हैं, तो उसके लिए अपन ने क्या कॉन्सेप्ट बनाए थे? ये कॉन्सेप्ट बनाए थे कि इंटेंसिटी पे करंट डिपेंड करती है, जबकि फ्रीक्वेंसी पे करंट डिपेंड नहीं करती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी, बिल्कुल गलत बात। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 6/5 ohm. When one of the resistor is removed then the effective resistance 2 ohm. The resistance of removed wire is, तो बच्चों हम जानते हैं R इक्विवेलेंट क्या होगा आपका? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और मान लो R2 हटा दिया आपने तो क्या बचेगा? R बचेगा। और ये हमें दिया हुआ कितना? 2 ओम। और R इक्विवेलेंट कितना बच्चों? 6/5। तो 6/5 इज इक्वल टू R1 2 इंटू R2 ओवर 2 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ से अपन निकालें कितना हो जाएगा? ये चाहेगा 3 टाइम्स, तो 3R2 प्लस 6 इज इक्वल टू वॉट? 5 ऑफ R2। तो 2R2 इज इक्वल टू वॉट? 6। तो R2 कितना हो गया आपका? 3 ओम। सो रेजिस्टेंस ऑफ द रिमूव्ड वायर इज 3 ओम। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड ऑफ T1. द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नाउ मूव्ड अपवर्ड्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y is equal to kt square, where y is the vertical displacement, the time period is। तो बच्चों सिंपल सी कहानी है। मान लो 2 लिफ्ट है, ठीक है। एक लिफ्ट में ये पेंडुलम है जो कि रेस्ट पर है, और एक लिफ्ट में ये पेंडुलम है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो इसमें टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? T1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो बोल रहा है द टाइम पीरियड नाउ बिकम्स T2, देन द रेशियो ऑफ T1 अपॉन T2 का स्क्वायर। तो T1 कितना होगा? 2 पाई रूट अपॉन LG, और T2 कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन G फैक्टिव। और G फैक्टिव कितना हो गया बच्चों? सीडो फोर्स कितना लगेगा इस पे? G प्लस A। तो ये हो जाएगा G प्लस A। तो T1 अपॉन T2 जो आएगा वो कितना आ जाएगा? रूट ऑफ G प्लस A ओवर G। तो T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इट इज़ नथिंग बट G प्लस A 12। अच्छा सॉरी, इसको G प्लस A ही लिखूंगा अभी मैं, 12 नहीं लिखूंगा। G प्लस A, G प्लस A, ये हो गया G प्लस A ओवर G। अब A निकालेंगे तो बच्चों A का रिलेशन यहाँ से दिया है, y इज इक्वल टू KT स्क्वायर, एंड बिकॉज y इज इक्वल टू वॉट? KT स्क्वायर। तो बोलो dy बाई dt कितना हो जाएगा? dy बाई dt इज इक्वल टू 2KT, और d2y बाई dt स्क्वायर कितना हो जाएगा? d2y बाई dt स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2k। और k का वैल्यू 1 है, यानी कि d2y बाई dt कितना हो गया बच्चों? एक्सेलरेशन हो गया आपका 2। अब यहाँ प्लेट्स कर दो तो 10 प्लस 2 ओवर 10, तो ये हो गया बच्चों 6/5। राइट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द रेजिस्टर्स 10 रेजिस्टर ईच ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ R and connected in series to the battery to EMF E and a negligible internal resistance, then those are connected in parallel to the battery IP and I as the current in parallel in series combination, then what is the ratio of these two currents? या फिर हमको बोलना है सेलेक्ट राइट आंसर। तो हम जानते हैं I पैरेलल कितना हो जाएगा बच्चों? दैट इज इक्वल टू E डिवाइड बाई ऑफ R पैरेलल, और I सीरीज कितना हो जाएगा बच्चों? I सीरीज इज इक्वल टू E डिवाइड बाई ऑफ R सीरीज। R पैरेलल कितना हो गया? R/10 आइडेंटिकल है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, और अगर आइडेंटिकल है तो सीरीज में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो I पैरेलल डिवाइड बाई ऑफ I सीरीज, एंड दैट विल बी इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करो,
ये हो जाएगा 10 बाई ऑफ आर डिवाइड बाई ऑफ ई बाई ऑफ 10R एंड दैट विल गिव यू 100, यानी कि पैरेलल का जो करंट हो जाएगा वो 100 टाइम हो जाएगा किसका, ई सीरीज़ का। अब सेलेक्ट करते हैं राइट आंसर। तो बच्चों देखो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है ना, 100 टाइम्स ऑफ द आई सीरीज। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर योर फिफ्थ, अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m 5 किलोग्राम प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस। इफ दिस बॉडी is taken from earth surface to height h where h is equal to 4r, the change in the gravitational potential है जी। तो मतलब बच्चों मान लो ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, और इसको यहाँ से बॉडी को हम उठा के कहाँ लेके जा रहे हैं, 4r हाइट पर। ये h इज इक्वल टू में दिया है 4r, ठीक है, और r इज इक्वल टू कितना है आपका, रेडियस ऑफ अर्थ इट इज 6400 किलोमीटर। तो अब अपन यहाँ से देखें तो कितना हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल जी। आप चेंज इन पोटेंशियल जी क्या लिखते हो बच्चों, आप mgh ओवर 1 प्लस एच अपॉन आर ई, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो ये mgh कितना है 4re ओवर 1 प्लस 4re ओवर re, सो दैट विल बी इक्वल टू 4/5 ऑफ mg re, राइट। सो 4/5 mg, m कितना है आपका 5 किलोग्राम, g कितना है 10 और re कितना है आपके पास 6400 किलोमीटर, 10 का पावर 3, 5 से 5 कटेगा, सो इट विल बी इक्वल टू, ये हो गया आपका 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16 का 6, 6 4 जा 24 एंड 25 इंटू 30 एंड 10 पावर 6, सो फाइनल आंसर इज 2.5 इंटू 10 का पावर ऑफ 8 जूल। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट। Next question बच्चों, for a medium with the permittivity of effluence and permeability of mu, the refractive index of the medium would be। तो बच्चों हम जानते हैं refractive index क्या होता है, effluence r into root of mu r, that is your refractive index mu of any medium। तो बोलो, और हम जानते हैं effluence क्या होता है, effluence 0 into effluence r, और mu क्या होता है, mu naught into mu r। सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये थर्ड ऑप्शन बहुत क्लियरली हमें नजर आ रहा है, जो हमें mu देगा रूट effluence टाइम्स into effluence r। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पीरियोडिक मोशन इज नॉट नेसेसरी इन ऑसिलेटरी मोशन। बच्चों पीरियोडिक मोशन इज नॉट नेसेसरी, करेक्ट पूछ रहा है, पीरियोडिक मोशन इज नॉट नेसेसरीली एन ऑसिलेटरी मोशन। अब देखो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जो अपने पाथ को रिपीट करता है, जैसे ये एक पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, जो रिपीट तो करता है अपने पाथ की, बट टू एंड फ्रो मोशन करता है। ये समझ में आ रहा है, ये आपका हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन। तो ये तो होता है टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, और ये क्या होता है, रिपीट्स पाथ इन द रेगुलर टाइम इंटरवल। तो एवरी ऑसिलेटरी इज व्हाट, पीरियोडिक, बट इट इज नॉट नेसेसरी, but its vice versa is not necessary। तो periodic motion is necessarily an oscillatory motion, गलत है। अगर ऐसे बोलता है oscillatory is necessarily a periodic, बिल्कुल सही होता। Every oscillatory motion is SHM। अब देखो बच्चों SHM का इक्वेशन क्या होता है, F is equal to minus of kx, तो F should be proportional to minus x। ये आपके पास क्या होता है, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक ऑसिलेटरी क्या हो, SHM, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स क्यूब, तो ये एक ऑसिलेटरी मोशन है लेकिन SHM नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ऑसिलेटरी मोशन में बी अ पीरियोडिक, ऑसिलेटरी इज ऑलवेज अ पीरियोडिक, मस्ट पीरियोडिक होना चाहिए था, मस्ट में नहीं होगा, मस्ट बी पीरियोडिक, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर इसमें क्या है, नन ऑफ द अबव, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द एक्सपेरिमेंट ऑफ द ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज शोन द फिगर एज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट डिक्रीज। बच्चों अगर अपन ग्राफ देखें तो ग्राफ कौन सा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का। हम जानते हैं EVS जो होता है वो क्या होता है, h न्यू माइनस ऑफ फाई, ठीक है। तो VS क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल h बाई ऑफ E इंटू न्यू माइनस ऑफ फाई बाई E, y इज इक्वल टू वॉट, mx माइनस सी। तो आपका जो इक्वेशन आएगा कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास c बाई m, ये वाला इंटरसेप्शन, ठीक है। c बाई एम इज द इंटरसेप्शन ऑन द x एक्सिस, x इंटरसेप्शन, ठीक है, ये c बाई एम। एंड व्हाट इज दिस m, h b फाई e, सो c हो गया फाई बाई e,
और फाई कितना है आपके पास, दैट विल बी योर फाई इज कांस्टेंट ऑब्वियसली, तो हम बोल सकते हैं ये कांस्टेंट रहेगा, इट इज अ कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। स्लोप देखो कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, m is equal to h by e, so neither the theta nor to the x interception on the x or y will change, so angle theta remains the constant, सही बात है। the point a shift towards the left, गलत बात। the point a shift towards the right, गलत बात। the straight line ab becomes a curve, गलत बात। so right बात is only first। next question, assertion the amount of work done in the isothermal expansion is greater than the work done in the adiabatic system for the same final volume। बिल्कुल सही बात है बच्चों। अगर अपन बनाएं यहाँ से यहाँ तक का एक ग्राफ बनाते हैं ऐसे, अगर सेम फाइनल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, यू कैन सी दिस इज योर आइसोथर्मल, दिस इज योर एडियाबेटिक, बिकॉज द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल इज ऑलवेज हायर देन द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल, एडियाबेटिक इज ऑलवेज हायर देन। तो ये आपका एडियाबेटिक है, स्लोप ज़्यादा होता है आइसोथर्मल से। लेकिन अगर अपन देखें यहाँ से वर्क डन, तो इसका ये एरिया अंडर कब होगा और उसका वो वाला एरिया अंडर कब होगा, जबकि आप देख सकते हो बहुत क्लियरली कि ये वाला एरिया अंडर कब, ब्लू शेडेड एरिया अंडर कब ज़्यादा है, हैंस वर्क डन इन आइसोथर्मल इज ऑलवेज मोर देन द वर्क डन इन एडियाबेटिक। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, अगर हम बोलें तो रीजन दे रखा है आपको, द रीजन इन द एडियाबेटिक एक्सपांशन ऑफ गैस द टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ डिक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, जबकि वहाँ जाएंगे तो टेम्परेचर बच्चों कांस्टेंट रहता है, ध्यान रहे। सो दैट इज ऑल्सो ट्रू and the clarification also, so right answer of the question is first। an electron and a proton have the same kinetic energy and enter into the magnetic field if re and rp is the radius of the curved path, then what is the relation between re and rp। बच्चों फॉर्मूला का गेम, r जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हमारे पास, mv upon qb, right। now with the same energy have same kinetic energy, तो इस r का एक और फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर r का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, that r is equal to root of R also equal to root of 2 mass of kinetic energy over QB। Now see, Q is same, kinetic energy is same, so R is directly proportional to root of the mass, but mass of proton is more than the mass of electron, hence the radius of proton will be higher than the radius of electron। Question number 11, if 4 particles equal charges Q are placed on the vertex of the square, then the electric field at the center of the square is 0। सही बात है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इज नॉन जीरो एंड कांस्टेंट। देखो अगर अपन बात करें बच्चों, यहाँ पर अपन ने प्लस क्यू रख रखा है, ठीक है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0, सबको पता है सिमेट्रिकली, तो फील्ड कितना हो जाएगा 0, तो सही बात है। कहाँ गया ये, 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इज नॉन जीरो कांस्टेंट। बच्चों गलत हो गया, क्योंकि अगर यूनिफॉर्मली स्फेरिकल चार्ज बोल रहा हूँ, कंडक्टिंग शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल, नॉन जीरो, गलत बात। फील्ड क्या होता है, अंदर जीरो होता है, बिकॉज नॉट चार्ज इनक्लोज्ड, गलत बात। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बाहर पोटेंशियल निकालते हैं तो कितना होता है, के क्यूब और स्मॉल आर, तो दैट थर्ड ऑल्सो करेक्ट, तो 1 and 3 इज ओनली करेक्ट, साइड राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज थर्ड। Question number 12 लिखते हैं, स्टेटमेंट when two charged spheres are connected to each other by thin conducting wire, charge flow from bigger sphere to the small sphere if the initial charge are the same। बिल्कुल सही बात है बच्चों। अगर हम बात करें, मान लो बड़ा स्फेयर है, ये छोटा स्फेयर है, ठीक है, और हमने किससे कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया, ये बड़ा स्फेयर है, दोनों पे चार्ज सेम है, तो इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, तो V2 क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे, V1 से, क्योंकि V क्या होता है, KQ/R। अगर बड़ा हो गया तो इसका मतलब वोल्टेज चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि V2 टू, यानी कि स्मॉलर टू बिगर। अब बोल रहा है व्हेन टू चार्जेस स्फीयर आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय थिन कंडक्टिंग वायर, द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बिगर स्फीयर to smaller sphere if the initial charge is on the same, but here it is not mentioning whether he is asking about the positive charge or the negative charge. And when the positive and negative charge not mentioning, we always consider about the electrons. So definitely the electrons will flow, and electron will flow from low potential to high potential. So बच्चा लोग, that assertion is true. Assertion is true. Now statement 2, electrostatic energy will lost in the redistribution of the, बिल्कुल सही बात है बच्चों, मैंने आपको फॉर्मूला भी सिखाया है, लिखाया है 1/2 of C1 C2 upon C1 plus C2 into it is V1 minus V2 का whole square, and that is your loss in the potential energy. That loss will come in form of the
काइनेटिक एनर्जी, सॉरी हीट एनर्जी, राइट है क्या? ये हमने सीखा भी ये चीज़ कि जब भी लॉस आता है हीट की फॉर्म में जनरेट होता है। सो बच्चों दोनों कहानियाँ सही लग रही है मुझे, स्टेटमेंट 1 भी सही लग रहा है, स्टेटमेंट 2 भी सही लग रहा है, बट no clarification between the two. That is natural phenomena, and natural phenomena does not need any reason. Hence I will suggest the right answer of the question is second, because he is not that. अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन कोई क्लैरिफिकेशन पे है भी नहीं, छोड़ो, है ना? हाँ अगर क्लैरिफिकेशन पे होता तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना के लिए कोई भी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। तो हम सीधा बोल देंगे इसका आंसर जो जाएगा बोथ आर ट्रू, both the statement 1 and statement 2 are incorrect, galat, both the statement 1 and statement 2 are is correct, so fourth option is correct. Question number 13, match the column 1 with column 2 and select the correct answer from the codes given below. Energy density, बच्चों energy density क्या होती है? It is joule per volume यानी मीटर क्यूब, तो joule मीटर क्यूब, so right answer of the question of that energy density is your second, so I will select that A with the 2, okay. Now Young's modulus, the Young modulus is nothing but the Newton per meter square, so that right option is third. Permittivity of the free space, you know permittivity of free space just opposite to your Coulomb's constant. Coulomb is what? Newton into meter square upon Coulomb square, so affluence is the inverse of that, that is Coulomb square upon Newton into meter square, so that is Coulomb into Newton, Coulomb square into Newton into meter square, that means first one is the correct here. And force constant of spring, that is Newton into meter, everyone know. So that is your, that fourth one is correct. So right answer of the question is what? See, 4 1 3 2, 4 1 3 2, fourth is correct. Next question, which of the following statement is correct? A least count of the screw gauge of pitch is 0.5 mm and having the 50 division on the circular scale of 0.02 meter. So least count of screw gauge of pitch of 0.5. So 0.5 divided by of number of the divisions 50, so that is equal to 0.00, 0.01, not 0.00, it is 0.01, and what is the unit of this? Mm. So this is the least count of the screw gauge, 0.01 mm. So this is true, fine. Least count of vernier calipers with the main scale division value of 1 mm. बच्चों MSD दिया हुआ है आपको कितना? 1 mm. Now and having the 25 division on the sliding scale is 0.04 mm. Bachcho, we can't find out until unless we have given the value of the number of coinciding with the, because there is no coinciding number, because it's simply saying the 25 divisions. How many divisions are coinciding with main scale divisions? So this is nothing to say about that least count, so I will say that second is wrong, both 1 and 2. और हमसे क्या निकालना है? तो ये तो सही है बच्चों आपका ना, ये गलत है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अच्छा ये 0.02 है, इट्स 0.550, 0.02, so this is also wrong, so nothing is correct here, fourth option is correct. Question number 15, the electric field in the region of given by 6 I cap plus 8 j cap, if the potential of the origin taken to be 0, then what is the potential ratio of the 0.8, 0 and 0,6? तो बच्चों what is dV? It is nothing but minus E dot dr, right? So V is equal to, because origin we are considering 0, हम origin को क्या मान रहे हैं? 0 potential मान रहे हैं, तो V कितना हो जाएगा आपका? तो इसका लिमिट हो गया 0 to V, इसका लिमिट हो जाएगा अगर अपन बात कर रहे हैं केवल किसके लिए, है ना, फर्स्ट के लिए, तो हम कहाँ जा रहे हैं? 0 to 8 जा रहे हैं, x के लिए जा रहे हैं, तो इसको क्या लिखूँगा? माइनस ई कितना हो गया आपके पास? 6 I कैप प्लस 8 j कैप और डॉट dx I कैप प्लस dy j कैप। मैं किसके लिए जा रहा हूँ बच्चों? तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 6, और माइनस हटा दो क्योंकि हम जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, 6 into 8, तो 6 into 8 is 48। सेकेंड निकालेंगे dv 0 to v, 0 to vy, क्योंकि वो y पॉइंट था, ये x पॉइंट है, एंड अगेन माइनस E dot dr, and this time limit 0 to 6, and it is equal to minus 6 I cap plus 8 j cap and dx I cap plus dy j cap। पहले आपका dy 0 हो रहा था, अब dx 0 हो रहा है, because you are moving only in y axis, तो ये हो जाएगा dy into 8, 8y, और y में 6 डालेंगे तो आएगा 8 into 6, that is also 48, just I am taking the positive value, so ratio is 1:1.
Question number 16. A small body of mass small m slides off the hemisphere of radius 3 meter. At which the height from the ground, the body will detach itself from the hemisphere. So बच्चों, this is your hemisphere and this is your small ball and it is start to release from top. Okay. तो अगर अपन देखें तो ये जो स्लाइड कर रही है बच्चों, मान लो इस हाइट पे आकर, ये एच हाइट हो गई आपकी यहाँ से यहाँ तक, इस एच हाइट पे आके ये लॉस करती है कांटेक्ट। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन एन है और एम जी कैसा लग रहा है, और इधर क्या लगेगा, मान लो ये एंगल थीटा मान लिया, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा। ठीक है। सो मैंने बताया था आपको बच्चों, जब भी हम सेंट्रीपिटल वाली जब भी हम सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वी अप्लाई ओनली द टू कॉन्सेप्ट, वन इज योर सेंट्रीपिटल कॉन्सेप्ट एंड वन इज योर नॉर्मल रिएक्शन कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, एम जी माइनस नॉर्मल एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वॉट, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मैं ये मान लेता हूँ यहाँ इसका वेलोसिटी 0 है और यहाँ इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v, बट n इज इक्वल टू क्या है, 0। तो एम जी कॉस थीटा क्या बन गया यहाँ से, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। नाउ अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ COE। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दैट h इज नथिंग बट दिस इज योर r minus r cos theta. So mg, this is your r complete, and how much is this, r cos theta. So r minus r cos theta. So loss in potential energy is r1 minus cos theta is equal to what, half of mv square. Okay, the mm will cancel out, the v is equal to v square. V square is your 2gr 1 minus cos theta. Now put that v there, v square there. So m से m तो कट ही गया पहले, तो g cos theta is what, it is equal to 2gr 1 minus cos theta over r से r भी गया, so that is 3g cos theta, 3g cos theta is equal to what, 2g। तो cos theta कितना आ गया बच्चों, it is 2/3, राइट। अब h निकालना है आपको, लेकिन कहाँ से निकालना है बच्चों, ये भी पता होना चाहिए हमें। जस्ट दिस h we want to find from here, ये तो ये कितना होगा, मान लो h डैश है, तो h डैश कितना हो गया, r cos theta। so h डैश is equal to r cos theta, cos theta is 2/3, so final answer is 2/3 r, 2/3 r कितना हो गया आपका 3, सो फाइनली ये 2 मीटर इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन नंबर 17 करते बच्चों। तो टू लाइट बल्ब्स शो इन द सर्किट हैविंग द रेटिंग्स ऑफ P एंड Q एज शोन इन द फिगर, व्हेन द स्विच इज क्लोज देन। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन अपन क्लास में किए हुए हैं, अगर हम स्विच को क्लोज करते हैं तो क्या होगा। अगर आप ढंग से देखो तो इसकी, अगर हम यहाँ से देखें, है ना, तो अभी दोनों बराबर चल रहे हैं बच्चों, दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर चल रहे हैं इनिशियली व्हेन द स्विच इज ओपन, क्योंकि दोनों में एक ही करंट फ्लो होगी। अगर दोनों में एक ही करंट फ्लो होगी तो यहाँ पर जो होगा बच्चों, वो करंट कितनी हो जाएगी, जो भी होगा, तो दोनों की इंटेंसिटी बराबर होगी ऑब्वियसली, नहीं। अच्छा, इसमें इंटेंसिटी नहीं, हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे पहले बच्चों। ऐसे देखो इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, 6 करंट फ्लो हो रही है इसमें, या इसका आपका कितना 6 और 6 12 वोल्ट लगा रखा है। ठीक है ना। थोड़ा इसको दूसरे तरीके से करते हैं अपन। इनिशियली क्या है, आपने सर्किट को ओपन कर रखा है, ठीक है। अब जब सर्किट ओपन कर रखा है तो करंट तो एक ही फ्लो होगी, सिंपल करंट सिंगल फ्लो होगी। करंट कितनी होगी, 6V। ये अपन देखें वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा। अच्छा बच्चों देखो, जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज 1/P। ठीक है। तो देखो इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूँ R1, इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूँ R2। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1। P2 कितना है आपका 36 और P1 कितना है आपका 12, कितना हो गया 3। सो पावर 1 अपॉन पावर 2 कितनी हो गई 3, सॉरी रेजिस्टेंस 1 अपॉन रेजिस्टेंस 2। तो R1 कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ R2। मान लो R2 आपका R है, तो R1 कितना हो गया आपका 3R। ठीक है। अच्छा, अब टोटल करंट कितनी जा रही है यहाँ पर 6V डिवाइड बाई R प्लस 3R, क्योंकि दोनों पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो करंट हो जाएगी I इज इक्वल टू 2 इंटू 6 ओवर रेजिस्टेंस 4R, ये करंट हो जाएगी बच्चों। तो अगर मैं हीट डिसिपेटेड एक्रॉस बल्ब 1 पूछ रहा हूँ, H बल्ब 1 कितना हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू R रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1, और रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1 कितना है 3R, और I कितना है आपका
26 यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको 242, तो ये हो गया 36 डिवाइड बाई ऑफ 4R इंटू R1 कितना है 3R, इससे कट गया तो ये हो गया बच्चों 9 से 9 चला गया 27 जूल। ये इसका हीट डिसिपेशन है एच बल्ब 1। एच बल्ब 2 का कितना है, एच बल्ब 2 को हो जाएगा बच्चों सेम थिंग, करंट कितनी है 96 अपॉन 2R यानी कि 4R स्क्वायर, या R स्क्वायर है ना, ठीक है क्या गड़बड़ किया क्या अपन ने, या R स्क्वायर है, R स्क्वायर, तो 26 बाई आर 27 बाई आर, और इनटू इसका रेजिस्टेंस कितना है R, तो ये हो जाएगा बच्चों 9 ओवर R, ठीक है क्या, 36 है 96 नहीं है 36, तो 9 ओवर R, ये एच बल्ब 2 है, इसकी इतनी है। अब क्या हुआ, अब अपन ने क्या कनेक्ट कर दिया बच्चों, अब अपन ने कर दिया ये दोनों को, इसको कनेक्ट कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा सारा 6 वोल्ट यहाँ जाएगा, तो 6 डिवाइड बाई ऑफ है ना रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1, और रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1 कितना है इसका 4 3R माना ना अपन ने इसका, तो ये हो गया V स्क्वायर बाई R, 36 बाई R, R कितना है 3R1, ये H1 हो गया, तो कितना हो गया 12 बाई R, ठीक है, और H2 कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस पूरा 6 जाएगा, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कितना माना है अपन ने R, तो ये हो गया आपका 36 ओवर R। अब कंपेयर करो बच्चों, बल्ब 1 की पहले कितनी थी 27 बाई आर, अब कितनी हो गई 12 बाई आर, बल्ब 2 की कितनी थी 9 बाई आर, अब कितनी होगी 30, यानी कि बल्ब 2 का इंटेंसिटी बढ़ गया बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ बल्ब 2 विल इंक्रीज, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बल्ब P इंक्रीज गलत है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट P डिक्रीज सही है, द इंटेंसिटी ऑफ बल्ब Q रिमेंस अनचेंज गलत है, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट Q इज गलत। बच्चों अगर आपको क्लासरूम करा हुआ आपने, ईमानदारी से बोल रहा हूँ मैं आपको, हमने ऐसे क्वेश्चन करे हुए हैं, ठीक है क्या, और ऐसे ही मेथड से आपने सॉल्व करना अगर ये आई थिंक सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस पूरी इस ETS वाले का, ठीक है, यही आपका रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5.0 10 पावर ऑफ 10 हर्ट्ज एंड इट्स एनर्जी डेंसिटी इज 2.04 इन 10 पावर -8 एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव इज। तो बच्चों देखो आपको क्या दे रखा है एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं कि आप 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू ई नॉट का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एम्पलीट्यूड दे रखा है, देन एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, आई एम सॉरी एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, इस फ्रीक्वेंसी तो कोई लेना देना है नहीं मेरे पास, और ये क्या आपकी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये कितना दे रखा है 2.04 इंटू 10 का पावर -8 इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 कितना होगा बच्चों 8.85 इंटू 10 का पावर -12 इंटू एप्सिलॉन यानी कि ई नॉट का स्क्वायर, ये एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्लियर है क्या। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों पर, जब आप सॉल्व करोगे ये ई नॉट तो ये आ जाएगा 226.5 नैनो टेस्ला। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर क्या पूछा है आपको, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है बच्चों ना, सॉरी ये गलत बोल गया मैं, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। आप यहाँ से क्या निकालोगे ई, अब ई नॉट को आप क्या लिख सकते हो, सुनो आप जानते हो ई इज इक्वल टू क्या होता है बी इंटू सी, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई नॉट बाई सी। तो यहाँ एक चीज़ और लिखूंगा मैं बच्चों, दैट इज 2.04 इंटू 10 का पावर -8 इंटू 1/2 इंटू 8.85 इंटू 10 का पावर -12 इंटू बी नॉट का स्क्वायर बाई सी नॉट आई मीन टू सी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो बच्चों बी नॉट का वैल्यू जो आएगा वो आएगा आपका यहाँ से 226.4 नैनो टेस्ला। सो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन इज सेकंड। क्वेश्चन 90 देखते हैं, फिगर शोज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द फोर्स व्हिच ऑफ द कर्व्स अलोंग द सर्कुलर आर्क द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is same at all points on this curve and is equal to E. If the potential at A is V, then potential at B is what? बच्चों अगर अपन देखें यहाँ पर ये A पे पोटेंशियल अपन मान रहे हैं V, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा। बच्चों क्या सिखाया था, जहाँ से शुरू करते हैं उसका पॉजिटिव लिखते हैं और जहाँ खत्म करते हैं उसका नेगेटिव लिखते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे वोल्टेज घटता है, तो घटेगा तो नेगेटिव करेंगे और नेगेटिव करेंगे E इंटू ऑफ लेंथ
और लेंथ हो जाएगा इसका आर्क हो जाएगा आर इंटू थीटा, और बराबर जीरो लिखते हैं बच्चों, तो वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस ई इंटू ऑफ आर थीटा। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट। Question number 20, if in a photoelectric experiment intensity and frequency of incident photons are both double the saturation current। बच्चों मैंने बताया था आपको फ्रीक्वेंसी पे करंट डिपेंड नहीं करती है, बट इंटेंसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट भी क्या हो जाएगी बच्चों, डबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, न्यूमेरिकल टाइप। A particle at origin xy plane at t equal to 0, the particle moves with the initial velocity of 8 j cap. Constant acceleration after time t, the position of the particle xy plane is given by the coordinate of 40 y naught m, then value of y। तो बच्चों क्या करें यहाँ से सीधा सीधा, है ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर कर देते हैं। तो सारी चीज़ हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम t इक्वल टू 0 है, और हमसे पूछा है कोऑर्डिनेट क्या होगा आफ्टर टाइम t। आफ्टर टाइम t, position of the particle xy plane is given by the coordinate। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है क्या। तो u कितना है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी 8 j कैप इंटू टी प्लस 1/2 ऑफ ए कितना है इसका 5 पाई कैप प्लस 2 j कैप इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा बच्चों 8j इंटू ऑफ t प्लस 1/2 इंटू 5 पाई कैप इंटू टी स्क्वायर प्लस 2/j/2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट में 40 दे दिया, तो 5/2 टी स्क्वायर हमें कितना दे दिया बच्चों 40। तो t कितना हो जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा आपका 8 टाइम्स, t हो जाएगा आपका 4 सेकेंड। अब इस t 4 सेकेंड को अब देखो y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर 8 प्लस 8t प्लस टी स्क्वायर, ये आपका y कोऑर्डिनेट है j कैप, और ये कितना था 5/2 i कैप इंटू टी स्क्वायर, ये आपका x कोऑर्डिनेट था, और x कोऑर्डिनेट कितना दिया मुझे 40, तो कंपेयर करके t निकाल लिया, t को यहाँ पुट कर दो 32 प्लस 16, ये हो जाएगा बच्चों y कोऑर्डिनेट 8 4 जा 32 प्लस 16, सो दैट विल बी इक्वल टू 48। तो y हो जाएगा आपका 48, एंड 48 इज द करेक्ट आंसर, मीटर। चलो आगे आते हैं 22। वायर्स A and B आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, A has twice the diameter and 3 times the length of B। If the elastic limits are not reached, when both are stretched y the same tension, the ratio of the energy stored in A and that B will be x/4। then what is x? बच्चों मैं जानता हूँ एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम EV 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। और स्ट्रेन को लिख सकते हैं बच्चों अपन स्ट्रेस ओवर y, तो हो जाएगा 1/2 इंटू ऑफ स्ट्रेस का स्क्वायर ओवर y। ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो मुझे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर इंटू ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ ओवर y, और स्ट्रेस हो जाएगा बच्चों फोर्स, तो 1/2 एफ स्क्वायर ओवर y a स्क्वायर इंटू ए इंटू लेंथ, फाइनली एफ स्क्वायर ओवर 2y इंटू ए इंटू लेंथ। यानी कि अपन अब देखें यहाँ से, तो एनर्जी जो हो गई, एनर्जी है ना, यहाँ से एनर्जी जो आ गई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, A इंटू एल के। तो U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू L2 अपॉन A1। तो देखो L1 कितना है, वायर A एंड B आर द मेड ऑफ सेम मटेरियल, तो Y तो सेम हो गया। A has twice the diameter and they are 3 times the length of B। तो हमसे बोल रहा है डायमीटर, यानी कि डायमीटर ऑफ A इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 टाइम्स डबल ट्वाइस, A has a twice the diameter, तो twice the diameter of B, so area of A is कितना हो जाएगा 4 times of B, 4 times of area of B, area of B, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका हो गया A1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A2। लेंथ जो है
3 टाइम्स द लेंथ ऑफ बी। L1 जो है वो 3 ऑफ L2 है, ठीक है। तो अपन लिखते हैं हम यहाँ पर 3L2 ओवर L2 इंटू A2 4A2 A2 L2 गया तो 3/4 आ गया। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 3। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सेलरेटेड from rest by applying the voltage of 600 volt. The radius of the path is k into 10 power minus 4 meter. If a magnetic field 200 millitesla is applied, the value of k. तो बच्चों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला में अच्छे से मालूम होना चाहिए। एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट विद द वोल्टेज, तो वोल्टेज में क्या आएगा रूट ऑफ 2m qv ओवर qv, ठीक है क्या। तो ये हो गया आपका रूट 2, m कितना दिया हुआ है, इट इज 9 to 10 का पावर माइनस 31, Q इतना है 1.6 10 का पावर माइनस 19, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कितना दिया है बच्चों 600 ओवर Q कितना है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 और B कितना लगाया आपने 200 मिली टेस्ला। मिली का मतलब हो गया बच्चों 10 पावर माइनस 3, ठीक है। ये बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा नियर बाई इक्वल टू वो आ जाएगा 4, ठीक है क्या। तो इसको आपका अप टू 1 सिग्निफिकेंट या ग्रेटेस्ट इंटीजर में देना है तो आंसर कितना हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 24, एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 into 10 power 5 at an angle of 30 degree. It experiences a torque of 4 Newton meter if the length of the electric dipole is 2, magnitude of the charge of the dipole found to be. तो बच्चों अगर हम बात करें टॉर्क की, टॉर्क क्या होता है P क्रॉस E, टॉर्क होता है हमारा P क्रॉस E। टॉर्क का वैल्यू होता है बच्चों P क्रॉस E और इसको लिख सकता हूँ PE साइन थीटा, और P होता है बच्चों Q इंटू लेंथ इंटू साइन थीटा इंटू E, ठीक है। Q की जगह रख लेते हैं। L कितना दिया अपन को लेंथ, ये तो आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2 इंटू E कितना दिया है 2 इंटू 10 का पावर 5 और साइन थीटा कितना दिया है, साइन थीटा दिया हमें 30 डिग्री 1/2 और ये क्या बन गया बच्चों टॉर्क, टॉर्क कितना दिया है 4, तो 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 पावर 3 और 2 to 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू 2 to 4 4 चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 केवल 2 10 पावर 3 इंटू Q, तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3, सो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट falling on surface of the earth is 1.3 at 10 power 3 watt per meter square. The number of photons per square meter are incident in the earth per second is. Assume the photons in the sunlight have average wavelength of 550 and 10 power minus 9. तो बच्चों अपन बात कर रहे हैं एनर्जी फ्लक्स, सनलाइट रीचिंग सरफेस ऑफ अर्थ इज 1.3। एनर्जी फ्लक्स बच्चों इंटेंसिटी होता है बेसिकली, number of photons per square meter are incident on the earth's surfaces. तो इंटेंसिटी क्या होता है बच्चों नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, इंटेंसिटी इंटू ऑफ एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन डिवाइड बाय एरिया इंटू डिवाइड बाय टाइम, ये होती है आपकी। और ये दिया है कितना अपन को सीधा सीधा 1.38 इंटू 10 के पावर ऑफ 3, ठीक है। तो n को क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे अपन HC अपॉन लैम्बडा इंटू A इंटू T। हमसे क्या पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर इंसिडेंट ऑन अर्थ सरफेस पर सेकेंड, यानी कि अपन से पूछा जा रहा है n अपॉन A इंटू T। ये चीज़ को अलग कर लेता हूँ, ठीक है, इंटू HC अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू वॉट I। तो n अपॉन A इंटू T ये चीज़ हो जाएगी I लैम्बडा अपॉन HC, ठीक है। तो I लैम्बडा, I का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों यहाँ से 1.38 इंटू 10 पावर ऑफ 3, लैम्बडा कितना है आपका 550 10 पावर माइनस 9,
ठीक है, एंड होल डिवाइड बाई ऑफ एच सी को आप लिख सकते हो डायरेक्टली 2 × 10⁻⁻25। तो ये हो गया 9, बचेगा कितना यहाँ पे बच्चों 6, और कैरिंग करेंगे 21 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फाइनली मैं लिखता हूँ बच्चों, ये आएगा लगभग 3.84 इंटू 10⁻21। तो अप टू 3 सिग्निफिकेंट नंबर हम 3.84 डालेंगे इसमें, 3.84। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 3.84। क्वेश्चन 26 देखते हैं बच्चों। फॉर ऑप्टिकल अरेंजमेंट शो इन द फिगर द हाइट ऑफ द इमेज इन सेंटीमीटर इज। देखो ये 20, ये अब ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 बच्चों जहाँ जा रही है यानी कि हो जाएगा 4/3, v कितना है आपको निकालना है, माइनस μ1 कितना हो गया बच्चों, दैट इज μ1 1/u कितना हो गया माइनस का 40, एंड इट इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है 20। तो 4/3v प्लस का 1/40 इज इक्वल टू कितना 1/60, उधर ले जाओ, 4/3v इज इक्वल टू 1/60 माइनस 1/40। ठीक है, 120 एलसीएम ले लो, क्या बचेगा 2 माइनस का 3, तो 4/3v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 1/120। ठीक है ना, 2 यहाँ आएगा, 120 एलसीएम लिया है मैंने, और 3 यहाँ आएगा। ठीक है, सो v कितना हो गया बच्चों, v हो गया आपके पास, v इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 480/3 माइनस का, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इधर ही बनेगी। अब HI/H0 क्या होता है, इट इज इक्वल टू μ2/μ1 इंटू इट इज v/u। μ2 कितना है आपके पास 4/3, μ1 कितना है 1, आई एम सॉरी ये μ1/μ2 होता है ना, इट इज μ1/μ2। फॉर्मूले बच्चों याद रहना चाहिए अच्छे से ना, v1/μ1/μ2। ठीक है, तो ये हो जाएगा v/u, तो μ1/μ2, अब μ1 कितना हो गया आपके पास, μ1 दिया हुआ है आपको 1, और ये हो गया 4/3 इंटू v कितना है आपके पास 480/3, और u कितना है आपके पास 40, 0 0 12 बार ये जाएगा। ठीक है ना, और 12 से 4 बार चला जाएगा, 4 और 3, तो साइज हो जाएगा बच्चों इसका 3 सेंटीमीटर। अच्छा ये 1 है ना, तो HI/H0 आया आपके पास 3, तो HI हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ H0 यानी कि 3 सेंटीमीटर। सो राइट आंसर क्वेश्चन इज 3। 26 का सही आंसर हमारा 3 बच्चों है। 27, if a body of projected from the surface of earth with a velocity of 1/z of escape velocity such that the maximum height achieved is r/8 where r is the radius of earth, then the value of z। so बच्चों gravitational question है, we have to use the conservation of energy, right? So conservation of energy is what, this is your surface of earth and you throw a ball here up to height of r/8, the final velocity is 0, that means here the velocity is v, so initially half mv square is nothing but it is equal to what, gain in potential energy, and gain in potential energy 1 mgh/1 plus h/re। so half of mv square, m into v square is the escape velocity divided by of z, तो ये हो जाएगा जो ना v square escape by z square is equal to mgh r/8 over r/8 यहाँ लिखूंगा बच्चों 9/8, 8 से 8 जाएगा, तो ये हो गया mg re डिवाइड बाई ऑफ 9, m से m कट जाएगा, तो v स्क्वायर e ओवर 2z स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, m से तो m काट दिया मैंने, ठीक है, g re ओवर 9, और v स्क्वायर को लिखूंगा 2g re क्योंकि स्क्वायर वेलोसिटी होती है, ओवर 2z स्क्वायर इज इक्वल टू g re बाई 9, तो z स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 9, तो z हो गया आपका 3। सो राइट आंसर क्वेश्चन इज 3, हियर द राइट आंसर इज 3।
क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं. बॉडी ऑफ टायर टू मास ऑफ स्ट्रिंग एंड लेंथ L इज रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम हैविंग द टाइम पीरियड t. If the string length reduces by L by 2 while the particle is in motion, the time period becomes. बच्चों कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम बोला है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr. समझ में आ रही है? या इसको लिख सकता हूँ mr स्क्वायर इंटू ओमेगा. r इज द लेंथ. ठीक है, तो बोल रहा है कि टाइम पीरियड. बच्चों टाइम पीरियड क्या लिखा जाएगा? चलो पहले इसको अपन कैलकुलेट करते हैं. और ये चीज़ कांस्टेंट है अपने पास, कांस्टेंट mr स्क्वायर इंटू, यानी कि l स्क्वायर इंटू ओमेगा, क्योंकि r इज नथिंग बट लेंथ, क्योंकि आप ऐसे ही घुमा रहे हो तो इसका ये लेंथ है और ये ऐसे घूम रहा है सर्कल में, तो l इज व्हाट? r. l स्क्वायर ओमेगा इज कांस्टेंट. ठीक है, अब आपने क्या किया? लेंथ को आधा कर दिया. अगर लेंथ आगे कर दिया तो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा बच्चों? ओमेगा इनिशियल बाय 4. लेंथ सॉरी आधा कर दिया, 4 टाइम्स हो जाएगा ना, आधा करा है अपन ने, तो 4 टाइम्स हो जाएगा. तो इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा इनिशियल. तो टाइम पीरियड जो होता है बच्चों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होता है. ठीक है, तो टाइम पीरियड इनिशियल डिवाइड बाई ऑफ टाइम पीरियड फाइनल, ये हो जाएगा आपका 4. हमसे क्या पूछ रहा है वो? फाइनल टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड फाइनल हो गया बच्चों, इनिशियल p है और फाइनल हो गया बाय 4, यानी राइट आंसर इज 4. p इज योर 4. नंबर 29 देखते हैं बच्चों. A metallic rod of length of L and tied to the string of length 2L and made to rotate with the angular speed omega on the horizontal with the one end of the string fixed. If there is a vertical magnetic field B in the region, the EMF induced across the ends of the rod is this, then value of n. तो बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर कि अगर कोई रोड है वो रोटेटिंग है तो उसके अक्रॉस होता है 1/2 b ओमेगा स्क्वायर. लेकिन वो तब होता है बच्चों जब रोड एक एंड के अबाउट रोटेट करती है. लेकिन यहाँ पर हमें एक थ्रेड दे दी है 12 लेंथ की और फिर ये रोटेट कर रहा है किसी ओमेगा से. तो इसमें क्या करते हैं अपन? एक्स पे जाके क्या करते हैं? एक छोटा सा डी एक्स लेते हैं. इसका वेलोसिटी कितना होगा? v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी एक्स. और इसके अक्रॉस छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? इट इज़ v ओमेगा सॉरी v इंटू बी वी इंटू डी एक्स. और v का वैल्यू कितना? ओमेगा एक्स. ओमेगा एक्स है ना, डी एक्स नहीं है, एक्स है, ओमेगा इंटू एक्स. तो बच्चों ये हो जाएगा बी ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स. अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ चलेगा? 2L टू 3L. तो लिमिट हो जाएगा 2L टू 3L. रो हो जाएगा आपका 1/2 बी ओमेगा इंटू 9L स्क्वायर माइनस 4L स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 5/2 बी ओमेगा L स्क्वायर. तो बच्चों 5/2, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना 5 और n का वैल्यू हो जाएगा अपना 5. सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 5. क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं बच्चों. अ बैट्समैन हिट्स अ बॉल एज शोन द फिगर, स्टार्ट्स रनिंग टू कैच इट. बाय व्हाट स्पीड द शुड रन सो दैट ही कुड कैच द बॉल. और बेसिकली बच्चों अगर अपन बात करें, मैंने एक बॉल ऐसे फेंका है और मैं इसी को रन करना चाहता हूँ, तो मेरा स्पीड वही होना चाहिए जो कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज होती नहीं है. तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? ये वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 10. ये कितने एंगल पे फेंका है आपने? अच्छा बच्चों ये दिया हुआ है ना, यहाँ पे मिसप्रिंट है, 60 डिग्री है. तो कितने से फेंका इसको? 10 cos. तो ये वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 10 cos. अच्छा रेंज दिया हुआ है हम लोगों का ना. अच्छा ठीक है, एंगल हम ढूंढ लेंगे यहाँ से ना, हमें रेंज दिया हुआ है. तो बच्चों का रेंज दिया हुआ है तो एंगल कितना हो जाएगा? r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी. r कितना दिया है आपको? 10. तो 10 आपको रेंज दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर यानी कि 100 साइन 2 थीटा ओवर जी. अच्छा ये वी वाई दिया हुआ है बच्चों ना, वी वाई दिया हुआ है. तो अपन गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पर. अपन को क्या दिया हुआ है? ये वी वाई. तो अगर वी वाई दिया है तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे बच्चों. तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2u/y बाई जी. तो 2u/y कितना है? 10 बाई जी कितना है? 10. तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 2 सेकेंड. तो बच्चों 2 सेकेंड में बॉल यहाँ पहुँच जाएगी, तो इसको भी 2 सेकेंड तक भागना है. तो कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ बॉय. और ये कैप्चर कर लेगा कितना? 10 मीटर. तो वेलोसिटी ऑफ बॉय कितनी होना चाहिए? 5. सो राइट आंसर हो जाएगा इसका 5 मीटर पर सेकेंड. तो बच्चों ऑल ऑफ दिस हमारी जो जर्नी थी पूरी 10 ETS की,
तो आप अगर देखें बच्चों तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन जो है वो फॉर्मूले का ही है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी हमारे पास टाइम है, जो भी हमारे ये 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, ठीक है क्या, इसमें अच्छे से, ठीक है, अच्छे से फॉर्मूले पर रिवाइज कर लो। जो भी दिन बचे हो, 1-2 दिन जो भी बचा हो, अच्छे से फॉर्मूला रिवाइज कर लो। अगर आपने बच्चों अच्छे से फॉर्मूला रिवाइज कर लिया, मैं यकीन बता रहा हूँ जेईई मेंस हमारा बहुत अच्छी तरह से सॉल्व होगा। और जैसे मैंने आपसे कमिटमेंट किया है, सारे क्वेश्चन जो होंगे हमारी कॉपी से ही होंगे, वो वैसा ही होगा। हम मिलेंगे एग्ज़ाम के बाद। ऑल द बेस्ट।